हाँ, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो आप अनुवाद कर रहे हैं उसको पढ़ने वाला ये ना महसूस कर पाए कि ये अनुवाद है, उसको ऐसा ही लगे कि ये मौलिक रचना है। और मौलिक रचना उसे कब जान पड़ेगी, जब आपको पूरे विषय का पूरा ज्ञान होगा, तो आपको लगेगा कि ये आप अपनी तरफ से लिख रहे हैं। विषय का पूरा ज्ञान होगा, जो भाव मूल रचना में है वही मूल भाव आप व्यक्त करेंगे, और उसमें आपकी संस्कृति, जो आपके संस्कार हैं, जो आपका व्यक्तित्व है, वो भी उसमें झलकने लगेगा। तो पाठक को ये नहीं लगेगा कि ये किसी चीज़ का, पहली मौलिक चीज़ का अनुवाद है। और ये तभी संभव है जब आप उसमें पूरी तरह से डूब कर लिखते हैं। एक अच्छा अनुवाद तभी संभव है जब वह मूल रचना से सीधे अनुवाद किया गया हो। यानी कि अगर आप अंग्रेजी से अनुवाद कर रहे हैं तो वो अंग्रेजी में ही मौलिक लेखन होना चाहिए, यानी कि मूल लिखा हुआ जो था वो अंग्रेजी में ही लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी और भाषा में लिखा गया था, फिर उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और फिर उससे आप अनुवाद कर रहे हैं। उसका कारण ये होता है कि जैसे मैंने बताया कि हर भाषा की अपनी एक संस्कृति भी होती है, या अपनी किसी भी संस्कृति की एक भाषा होती है। जब मूल लेखन होता है तो उसमें वहाँ की संस्कृति, जो लेखक होता है उसका व्यक्तित्व झलकता है। फिर जब उसका अनुवाद कोई करता है, उसमें दूसरा व्यक्तित्व, दूसरी संस्कृति उस दूसरी भाषा के साथ आ जाती है। अब जब आप उसमें तीसरी बार अनुवाद करेंगे तो आप किसका अनुवाद कर रहे होंगे? आप मूल लेखन तो भले ही किसी का था, लेकिन आप जिसने दूसरी बार अनुवाद किया था उसकी संस्कृति, उसके भाव, उसके विचार का अनुवाद कर लेंगे, और वो फिर गड़बड़ हो जाएगा, मतलब मिक्सअप हो जाएगा मूल लेखन का। और यानी उसमें तीन चीज़ें जुड़ जाएंगी, तीन संस्कृतियाँ आ जाएंगी, तीन व्यक्तित्व आ जाएंगे, जबकि तीन व्यक्तित्व नहीं आने चाहिए। मूल लेखन से जब आप करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका व्यक्तित्व दिखाई देगा, क्योंकि मूल लेखन से जब आप करेंगे तो आप उसमें अपनी संस्कृति डालेंगे, अपनी भाव विचार उससे मिक्सअप करेंगे, या समझिए कि जो पहले वाले के मूल भाव विचार थे उनको आप अपनी संस्कृति में, अपने व्यक्तित्व में, अपनी भाषा में डाल कर करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता सकती हूँ, एक पराठा शब्द होता है। अब वो पराठा भारतीय संस्कृति में होता है, आलू का पराठा, प्याज का पराठा, गोभी का पराठा। अब बताइए कि अगर आप अंग्रेजी में इसका अनुवाद करेंगे तो अंग्रेजी में पराठा शब्द होता ही नहीं है। उसको ब्रेड आप कर दें, टोस्ट कर दें, पर पराठा तो हिंदी का ही रहेगा या अपने भारतीय संस्कृति का रहेगा। तो इस तरह से जो भारतीय संस्कृति को, या तो वो पराठा ही लिखे या पराठा की जगह दूसरा शब्द उसमें इस्तेमाल कर दे। पर अगर आप हिंदी की किसी रचना को अंग्रेजी में या दूसरी भाषा में मूल से करेंगे तो व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि पराठा है तो ये भारतीय संस्कृति का शब्द है। लेकिन अगर आप पहले हिंदी का अंग्रेजी में हो गया और अंग्रेजी से फिर संस्कृत में करने लगेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो हमेशा जो मूल लेखन होगा, वो जो अनुवाद होगा, वो मूल लेखन से, मूल रचना से सीधे अनुवाद किया जाना चाहिए। ये भी एक शर्त होती है। भाषा की प्रकृति से भी अवगत होना जरूरी होता है। प्रकृति से मतलब हर भाषा की एक अपनी संरचना होती है, अपना व्याकरणिक अनुशासन होता है, उसकी अपनी संरचना शैली होती है। जैसे कि अगर आप अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो उसमें कर्ता, क्रिया और फिर कर्म आता है, जबकि जैसे आई ड्रिंक द मिल्क, तो इसमें पहले कर्ता आया, फिर क्रिया आया और फिर कर्म आया। लेकिन अगर आप इसे हिंदी में बोलेंगे तो उसकी संरचना एकदम अलग होती है, मैं दूध पीता हूँ। यानी कि अगर आप उसकी संरचना से पूरी तरह से परिचित नहीं है, अपनी भाषा तो आपको आती है लेकिन दूसरी भाषा की जो संरचना होती है, उसकी जो प्रकृति होती है, उससे परिचित नहीं है, तो भी आपका जो अनुवाद होगा वो अच्छे से नहीं होगा। उसको स्रोत भाषा, यानी कि जहाँ से आप अनुवाद कर रहे हैं, जिस भाषा से अनुवाद कर रहे हैं, जैसे अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, तो
अंग्रेजी भाषा स्रोत भाषा कहलाती है। तो आपको स्रोत भाषा का भी संरचना का ज्ञान होना चाहिए, और जो आपकी टारगेट भाषा है, जिस भाषा में आप अनुवाद कर रहे हो, उसका भी पूरा पूरा जो है ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी से जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो अपनी भाषा प्रकृति का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, वही आपका अनुवाद श्रेष्ठ होगा। यानी कि जैसे आप अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं तो अंग्रेजी का तो आपको थोड़ा ज्ञान भी चल जाएगा, उसका अर्थ आप निकाल लेते हैं, पर जो आपकी अपनी भाषा है जिसमें आप अनुवाद कर रहे हैं, उसका बेहतर से बेहतर शास्त्रीय ढंग का व्याकरणिक अनुशासन का ज्ञान होना चाहिए, तभी आपकी रचना उत्तम बन पाएगी। इससे अगला आपका गुण होना चाहिए मूल लेखक और उसकी रचना के प्रति श्रद्धा। यानी कि जिस रचना को आप हिंदी में अनुदित करेंगे, जिस भी पुस्तक का अनुवाद, जिस भी लेख का अनुवाद हिंदी में करेंगे, उसके प्रति, उस लेखक के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपकी श्रद्धा उसके प्रति है तो जो वो सोचता है, जो वो भाव विचार उसके हैं, उन सारे भावों विचारों को आप अपनी इस भाषा में, हिंदी भाषा में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर आपकी उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, सहृदयता आपकी उसके प्रति नहीं है, आपका आत्मीय भाव उसके साथ नहीं जुड़ रहा है, तो आप उसकी रचना के मूल भाव तक नहीं पहुंच पाएंगे। और उसका कारण क्या है कि हर रचना में, जो भी रचना लेखक करता है, उस रचना में लेखक का अपना व्यक्तित्व भी होता है, अपने समाज की परिस्थिति भी होती है। अगर आप क्योंकि हर लेखक का जो लेखन होता है, रचना होती है, वो उसकी परिस्थितियों से और उसके समाज की स्थितियों से प्रभावित होती है। अगर आप उसके प्रति आत्मीयता का, सहृदयता का भाव रखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि उसने ऐसा किन परिस्थितियों में, किस विचार से प्रभावित होकर लिखा होगा, और आप उसके प्रति आत्मीयता रखेंगे तो उसके पक्ष को समझकर अच्छे से अनुवाद कर पाएंगे। यहाँ उसकी जो स्थिति होती है एक समीक्षक जैसी ही होती है। समीक्षक से यानी कि उसने किस, उस समय की जो उसकी देश काल की परिस्थिति थी, कैसी थी, और किस परिस्थिति से प्रभावित होकर उसने ये लिखा। जब ये आप समीक्षक की तरह देख पाएंगे तो अच्छी से अच्छी रचना, आप अनुदित रचना दे पाएंगे। जिस तरह से एक समीक्षक रचना के प्रति श्रद्धा नहीं रखकर सिर्फ आलोचना करता है, मतलब आलोचना नहीं कर सकता, उसी तरह से अनुवादक भी अगर उसके प्रति श्रद्धा नहीं रखेगा, लेखक के प्रति, तो अच्छा अनुवाद नहीं दे सकता है। वस्तुपरकता और तटस्थता, आपको श्रद्धा रखनी है लेखक के प्रति, लेकिन फिर भी वस्तुपरकता, यानी कि जो विषय पर, जिस पर आप लिख रहे हैं, उसमें वस्तुपरकता यानी कि तटस्थता होना बहुत ज़रूरी है। तटस्थता से मतलब है कि आप पक्षपात नहीं करेंगे। जो भी, जैसे आप का बीकॉम है तो कॉमर्स एक तरह से कार्यालयी अनुवाद रहेगा आपका, जो भी कॉमर्स का रहेगा, उसमें टोटली अगर आप लेखक के प्रति पक्षपात करने लगेंगे तो आपका अनुवाद सही नहीं रहेगा। आपको जो पूर्वाग्रह आपके हैं, आपकी कोई पहले से धारणा बन चुकी होती है, उससे मुक्त होकर उसका अनुवाद करना होगा। जैसे कि अभी हमने रचना के मूल रचना के लेखक के प्रति श्रद्धा की बात की थी। आपको ऐसा कोई दे दिया जाए, किसी ऐसे लेखक की रचना आपको दे दी जाए अनुवाद करने के लिए, जिससे आप पहले से या तो बहुत लगाव रखते हैं या आप उससे द्वेष रखते हैं, तो जब आप उसके रचना का अनुवाद करेंगे तो आप तटस्थ होकर करेंगे, ना तो आप उस पक्ष को रखेंगे जहां आपका बहुत लगाव है, ना ही आप इस पक्ष को रखेंगे कि आप उससे द्वेष रखते हैं। पूरी तरह से जो विषय है उसके प्रति तटस्थ रहेंगे, और लेखक के प्रति भी इतना तटस्थता का भाव रखेंगे कि ना तो द्वेष से उस अनुवाद को गलत रखेंगे और ना ही लगाव से उसमें कुछ अतिरिक्त ऐसा बढ़ाएंगे जो आपके पक्षपात को सिद्ध करता हो। मूल रचना को सुधारना और अपना पांडित्य प्रदर्शन करना आपका काम नहीं होता है।
यानी कि मूल रचना में आपको ना सुधारना है, ना अतिरिक्त उसमें बढ़ाना है, ना ही उसको बिगाड़ना है। मूल रचनाओं के घटाकर और बढ़ाकर प्रस्तुत करना आपका काम नहीं होता है जब आप अनुवाद करते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका अनुवाद बिगड़ जाएगा। आपकी जो अभिव्यक्ति है उसमें जो आप अनुवाद को अभिव्यक्त करेंगे आप, वो रचना का प्रतिपाद्य होना चाहिए। यानी कि जो रचना का मूल भाव या जो भी लेखक उसमें मूल रचना में कहना चाहता है, आप उसको ही संप्रेषित करते होते हैं। यानी उसी बात को आप अपनी भाषा में आगे बढ़ा रहे होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मूल रचना है, मूल प्रतिपाद्य, वो ही कहीं खो जाए। अनुवादक को रचना के मूल भाव को पहले ग्रहण करना होता है और फिर अपनी भाषा में ही सूक्ष्मता के साथ अपनी भाषा शैली की जो संरचना है उसके साथ उसे प्रस्तुत करना होता है। अनुवाद में रचना के मूल अभिव्यंजना शिल्प का अनुसरण भी जरूरी है। यानी कि जो उसकी अभिव्यक्ति है, जैसे कि एक कविता में अभिव्यक्ति हुई है एक विषय की, एक की गद्य में हुई है, तो आपको जो कविता की अभिव्यक्ति है वो कविता में करनी होगी और जो गद्य में है वो गद्य में करनी होगी, निबंध में है निबंध में करनी होगी और पल्लवन में है पल्लवन में। यानी कि जो जो भी शैली आपकी अभिव्यक्ति की मूल रचना की है उसी शैली में या उसी विधा में आपको अनुवाद करना होता है। इस तरह से जो मैंने गुण आपको बताए हैं अनुवाद करने के, वो सारे गुण आपके प्रतिभाओं को बढ़ाएंगे और उसमें जो मूल रचना है उससे आपका सामंजस्य भी बना रहेगा और उससे भी ज़्यादा आनंदमयी हो सकता है, क्योंकि उस मौलिक भाषा में जो मूल लेखन है उस भाषा को जो नहीं जानते हैं वो आपकी भाषा को जानते हैं, उसमें वो आनंद ले सकते हैं। तो एक तरफ पाठक आनंद लेगा, उसमें पाठक उससे जानकारी हासिल करेगा और दूसरी तरफ आपकी जो प्रतिभा है वो सबके सामने आ जाएगी। तो इस तरह से हमारी अनुवाद करने वाले के गुण इसमें आ गए हैं। अब हम अनुवाद की प्रोसेस, अनुवाद की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। तो सबसे पहले तो जो आपकी स्रोत भाषा है, मूल भाषा है, जिस भाषा से आप अपनी रचना का मतलब अपनी अनुदित रचना आप बनाने वाले हैं, उसके भाव और विचार को लक्ष्य भाषा यानी कि जिसमें आप अनुवाद करने वाले होते हैं। जैसे दो भाषा मैंने बताई, एक स्रोत भाषा जिस भाषा से आप अनुवाद करेंगे, अंग्रेजी से आप अनुवाद करने वाले हैं तो अंग्रेजी आपकी स्रोत भाषा या मूल भाषा कहलाएगी, और जो आपकी टारगेट यानी लक्ष्य भाषा होगी जिसमें आप यानी कि आप हिंदी में मान लिया अनुवाद कर रहे हैं तो ये आपकी लक्ष्य भाषा और अंग्रेजी में टारगेट लैंग्वेज कहलाएगी। इसमें जो प्रोसेस है उसमें एक अर्थ को दूसरे अर्थ में बदलना है। शब्द आएंगे लेकिन आपको जो शब्द ढूंढना है वो अर्थ के अकॉर्डिंग ढूंढना है। मूल भाषा स्रोत भाषा का जो शब्द है उसका अर्थ हमारी हिंदी का कौन सा शब्द दे रहा है ये आपको देखना होगा। अनुवाद प्रक्रिया में सबसे पहले स्थान शब्द का अर्थबोध है। जैसा मैंने अभी बताया, पहले उसका अर्थ आपको ढूंढना है जो मूल भाषा का अनुवाद कर रहे हैं, और फिर उस अर्थ से अपनी हिंदी का शब्द ढूंढना है कि उस अर्थ को कौन सा शब्द हमारा दे रहा है। इसके बाद उस रचना के प्रत्येक शब्द वाक्य का अर्थ ढूंढना है। यानी कि एक एक शब्द का ढूंढ लिया। कई बार क्या होता है कि जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे हिंदी का आपको शब्द वाक्य बताती हूँ। कल भी मैंने बताया था, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। तो इस तरह से शब्दों के अर्थ तो कहीं नहीं बदलेंगे लेकिन वाक्य का अर्थ बदल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले शब्दों का अर्थ जानने के बाद उस वाक्य का अर्थ जानना है और फिर देखना है कि आपकी जो लक्ष्य भाषा है जिसमें आप अनुवाद कर रहे हैं, यानी कि जैसे अंग्रेजी से हिंदी में कर रहे हैं तो जो हिंदी भाषा है उसमें
उस अर्थ को कैसे आप संप्रेषित कर सकते हैं। तो पहले शब्द का अर्थ और अर्थ से शब्द ढूंढना, अब वाक्य का अर्थ निकालना और फिर उस वाक्य के लिए अपनी हिंदी में कैसे वाक्य बने ऐसे वाक्य बनाना। तो ये दो इसमें आपको प्रोसेस में लाने पड़ेंगे। फिर शब्द के सामान्य अर्थ होते हैं, कहीं शब्द के सूक्ष्म अर्थ होते हैं, कहीं लाक्षणिक अर्थ होते हैं, कहीं व्यंग्यात्मक अर्थ होते हैं। तो उनके अर्थों को इस तरह से भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी एक बताया था आपको, आँख लड़ना। तो आँख लड़ने में, लड़ने का जो शाब्दिक अर्थ है वो फाइट है, लेकिन इसमें फाइट शब्द नहीं आएगा। इसको आपको, इसका जो लक्षणात्मक अर्थ है उसी अर्थ को आपको ढूंढना पड़ेगा। यानी कि हिंदी के मुहावरे और अंग्रेजी के मुहावरे आपको देखने पड़ेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहते हैं। कई बार क्या होता है कि अनुवाद के लिए दूसरी भाषा में पर्यायवाची शब्द नहीं मिलते हैं, उनका अनुवाद असंभव बन जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था, एक पराठा शब्द मैंने बोला, पराठा का आप दूसरी भाषा में अनुवाद के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं ढूंढ पाएंगे। और जब आपको पर्यायवाची शब्द नहीं मिलेगा, या जैसे ब्रेड है, टोस्ट है, तो जो वो अंग्रेजी के शब्द हैं वो हमारी हिंदी में शब्द सेम टू सेम नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो वहाँ की संस्कृति का खान पान है। हमारी संस्कृति में जो खान पान है वो हमारी संस्कृति का होगा। इस तरह के जो शब्द होते हैं उनको ऐसे के ऐसे ही लिख देना ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि उसका अर्थ बिगड़े ना। अगर आपने उसकी जगह दूसरा शब्द ले लिया तो उसका अर्थ बिगड़ जाएगा। शब्दों के अर्थ भी काल के साथ साथ बदलते रहते हैं। जैसे अगर आप बिजली शब्द देखेंगे तो बिजली शब्द पुराने समय में सिर्फ आकाश में चमकने वाली बिजली थी, विद्युत शब्द। लेकिन आज क्या होता है, आज बिजली का जो अर्थ होता है वो इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, और जब आकाश में बिजली चमकती है वो भी आकाश की बिजली होती है। तो इस तरह से जब आप बदलते समय के साथ साथ जो शब्द बदल जाते हैं, जब आप उन्हें करते हैं तो उसका अर्थ भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि इसके लिए अब हम क्या शब्द इस्तेमाल करें। यानी कि हम इसको जब बिजली लिखेंगे तो समझाने के लिए ये आकाश में बिजली चमकी तो उसके लक्षण दिखाएंगे, और इलेक्ट्रिसिटी अगर हम इस्तेमाल विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए विद्युत इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भी आपको थोड़ा सा समझाकर बड़ा अपनी भाषा में लिखना पड़ेगा। अनुवाद की दूसरी जो प्रक्रिया है उसका है सोपान। दूसरा सोपान है संप्रेषण। तो सबसे पहले तो था हमारा अर्थ ग्रहण करना और उस अर्थ से अपनी भाषा के शब्द ढूंढना। दूसरा है संप्रेषण, यानी कम्युनिकेशन उसका कैसे अच्छे से अच्छा बने। अनुवाद कथन का जो हम पुनर्कथन करते हैं, ये पुनर्सर्जना जो करते हैं, इसमें ज़रूरी है कि हमें दोनों भाषाओं का बढ़िया ज्ञान हो और दोनों भाषाओं की प्रकृति को ठीक ठीक समझ कर परख कर ही हम लक्ष्य भाषा की प्रकृति में ढालकर उस अनुवाद को उसी के समान प्रस्तुत करें, ताकि अर्थ अच्छे से समझ में आ जाए। दोनों भाषाओं की जो शब्दावली है, वाक्य विन्यास है, व्याकरणिक है, अनुशासन है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इसका ज्ञान आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आप संप्रेषण अच्छे से कर पाएंगे। वरना भाषा का ऊपरी ज्ञान रखने वाले जो लोग हैं, जिनका भाषा पे पूरा अधिकार नहीं है, पकड़ नहीं है भाषा पे, वे उसकी आत्मा को भूल जाएंगे और सिर्फ शरीर यानी कि ऊपर की चीज़ ही दिखा पाएंगे, शाब्दिक अनुवाद ही कर पाएंगे, अर्थ उसका बिगड़ जाएगा। और उसका मैं आपको एक उदाहरण भी बता देती हूँ। इसे देना कर दो। जैसे आपने सुना होगा कि गणेश जी का जो वाहन है वो मूषक है, यानी कि चूहा है।
क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक मनुष्य का वाहन चूहा हो जाए? चूहा बड़े से बड़ा भी कितना हो जाएगा, 2.5 किलो का, 3 किलो का। और व्यक्ति जब जो छोटा सा बच्चा पैदा होता है वो भी 2.5-3 किलो से बड़ा होता है, और जब बैठने लायक बच्चा होता है तो उसका किसी का भी वजन 5 किलो से कम तो नहीं होगा। तो उसका गणेश जी का इतना मोटा तंदुरुस्त गणेश है, उसका चूहा वाहन कैसे हो सकता है? उसमें अनुवाद में सतही अनुवाद कुछ विदेशी लोगों ने किया संस्कृत का, और हमारी ये जो अज्ञान जनता थी वो उसी पे भरोसा करने लगी। सच्चाई क्या थी कि जो गणेश जी का वाहन था वो, जैसे अभी जो बुलेट ट्रेन चल रही है उसकी बनावट आप देखिए, जितनी आगे से नुकीली होती है किसी भी वाहन की आकृति बनावट, वो उतनी तेज स्पीड से चल सकती है, क्योंकि अगर आपकी बनावट नुकीली नहीं होगी तो हवा को चीरने में उसे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और उसकी स्पीड घट जाएगी। ये एक सिद्धांत है अपना फिजिक्स का। तो उस समय जब गणेश, क्योंकि हमारा तो पहले से ही विश्व गुरु रहा है भारत, और तकनीकी भी यहाँ पर बहुत विकसित हो चुकी थी पहले से, तो गणेश जी का वाहन मूषक के आकार का था। मूषक यानी चूहा, और चूहे का आकार जो आगे से नुकीला चोंच वाला होता है, और वो इसलिए था, जैसे जो बनावट होती है किसी भी पशु पक्षी के आधार पर बनाई जा सकती है। जैसे कार्तिकेय के पास उस समय हेलीकॉप्टर था और उसकी बनावट उसने पक्षी मोर के आकार की बना दी, क्योंकि मोर सुंदर होता है। गणेश जी ने अपने वाहन की जो बनावट थी वो चूहे जैसी बना दी। यानी कि आप किसी भी तरह की बनावट जो आपको पसंद हो उस तरह की बनावट अपने वाहन की बनवा सकते हैं। जैसे अब कार की अलग अलग तरह की बनावट आती हैं, कई तरह की बनावट होती हैं। ट्रेन की भी, अब बुलेट ट्रेन आएगी उसकी बनावट अलग रहेगी, आकृति। तो इस तरह से जो सतही केवल शब्द का ज्ञान जिसे था उसने उसको मूषक ही बना दिया कि उसका वाहन मूषक था, चूहा था, और अज्ञानी जनता ने सब उस पर भरोसा कर लिया, और आज तक भी कई लोग उस पर भरोसा करते हैं। तो अगर सतही ज्ञान आपको भाषा का होगा, गहराई तक ज्ञान नहीं होगा, तो आपका अनुवाद बिगड़ जाएगा और वो हित की जगह अहित ज़्यादा कर जाएगा। जैसा मैंने बताया था कि उसी विशिष्ट शैली में अभिव्यंजना होनी चाहिए, अभिव्यक्ति होनी चाहिए आपकी, जिसमें आपका मूल स्रोत है। यानी कि अगर आपकी कविता विधा में पहली मूल लेखन है तो कविता विधा में कीजिए। अगर आपका निबंध विधा में मूल लेखन है तो निबंध विधा में कीजिए। यानी कि मूल कृति की जो अभिव्यंजना शैली है वही आपकी भी अभिव्यंजना शैली यानी कि विधा होनी चाहिए। तो इस तरह से आपका जो है अनुवाद सही